नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 288 के करीब से लोगों की मौत हो गई है। आखिर ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। पूरे भारत देशवासियों की नजर इस ट्रेन हादसे पे टिकी हुई है। बता दें, ओडिशा में भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। इसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसके बाद से कई ऐसी मौतें हैं जो कि इस हादसे में हुई है। 250 से अबव का यह आंकड़ा बताया जा रहा है और 1000 से ऊपर के घायलों की संख्या बताई जा रही है। बता दें, यह हादसा हुआ क्योंकि इसमें जो लाइन दिया जाता था वो क्लियर नहीं बताई जा रही थी, इसलिए ये लाइन की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि जांच कमेटी बैठा दी गई है, वो मामले की जांच करेगी और जो दोषी होंगे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बता दें कि लूप लाइन होती है, लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी, लेकिन 2 लूप लाइन होती है। लूप लाइन पे अपिंग और डाउन 2 रास्ते होते हैं, लेकिन जो मालगाड़ी थी वो कॉमन लूप लाइन पे खड़ी थी। ऐसे में आपको बता दें, कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और वो मालगाड़ी से टकरा गई और इसके बाद से उसी लाइन पे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी इसी गाड़ी से टकरा गई और पीछे की कई बोगियां जो है वो डीरेल हो गई। इसके बाद से बड़ा हादसा हो गया और यह हादसे की तस्वीर पूरे देशवासी देख रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ है और कई खामियां इसमें बताई जा रही है। इसमें क्लियर लाइन नहीं दी गई और ये हादसे की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे छाई हुई है। ड्रोन के हादसे की तस्वीर भी है, ड्रोन के जरिए की जो तस्वीर निकल के आ रही है वो भी सबने देखी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। 250 से अबव का आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। कई एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात थी। रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम 8 बजे से लगातार चल रहा था। 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये पूरा हादसा हुआ और अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। खुद इस सब रेस्क्यू ऑपरेशन पे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी नजर बनाई हुई थी। अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पे पहुंचे थे और जायजा लिए थे। फिलहाल जांच कमेटी बैठा दी गई है। अब देखना होगा कि किसकी लापरवाही निकल के सामने आती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। ओडिशा में ट्रेन हादसे वाली जगह पर प्रशासनिक अमले के साथ साथ राजनीतिक अमला भी लगातार पहुंच रहा है। पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहुंचकर हादसे का पूरा जायजा लिया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम सोनी। शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं प्रशासनिक अमले के साथ साथ राजनीतिक अमला भी अब सक्रिय हो गया है और घटना स्थल का जाके बारी बारी से निरीक्षण मुआयना किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे जहां पर यह घटना कल शाम को घटी और पीयूष गोयल ने जाके अधिकारियों से बात की, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री मृतकों के परिजनों से मिलेंगे। इसके साथ साथ जो घायल हैं उनका इलाज कैसा चल रहा है, किस तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी देखरेख हो रही है, उसका भी जायजा प्रधानमंत्री लेंगे। तो बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तकरीबन 40 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम को भेजा गया है ताकि इलाज में, घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। राहत राशि का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तकरीबन 300 मृतकों का आंकड़ा अब तक निकल के सामने आया है जो इस हादसे में जान गंवाए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। तो वहीं ओडिशा हादसे पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हादसे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सद्भावनाएं व्यक्त की हैं। बता रही है हमारी संवाददाता दीक्षा चौधरी। बालासोर में शुक्रवार हुए देर शाम हादसे में ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है। वहीं 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री और हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन की तरफ से और अपने देशवासियों की तरफ से इन मरने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रेल हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि भारत के ओडिशा में ट्रेन हादसे की तस्वीरें और रिपोर्ट देखकर दिल दुखी है। मैं दुखी हूं कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस मुश्किल घड़ी में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ खड़े हैं।
वहीं नेपाल के पीएम पुष्पदयाल प्रचंड ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद दर्जनों लोगों की मौत से मैं दुखी हूं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी सरकार और दुर्घटना पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही ताइवान के राष्ट्रपति साई टंगवेन ने उड़ीसा में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत में रेल दुर्घटना में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि बचाव अभियान उन सभी जरूरतमंदों के लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वोंग ने ट्वीट कर कहा कि भारत के पूर्वी उड़ीसा राज्य में विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना के बाद हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं कई घायलों और उनकी सहायता के लिए काम कर रहे आपातकालीन कर्मियों के साथ भी है। इसके साथ ही श्रीलंका के विदेश मंत्री अल साबरी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि उड़ीसा में दुखद ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरे विचार और प्रार्थना पीड़ितों के परिवारों और घायलों के साथ हैं। मैं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। श्रीलंका दुख की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। वहीं इस हादसे पर विदेश मंत्रियों की तरफ से दुख प्रकट किया जा रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया न्यूज़। उड़ीसा हादसे के बाद आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। आपको बता दें, आगरा में जेपी नड्डा को टिफिन बैठक में सम्मिलित होना था। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष गर्ग। 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार की, जिसे लेकर डॉक्टर जेपी नड्डा टिफिन मीटिंग कर रहे थे। साथ ही साथ मैं बता दूं, 2024 के आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ा बिगुल फूंकने वाले थे, जो कि रद्द कर दिया गया है। उड़ीसा के रेल हादसे को देखते हुए जितने भी कार्यक्रम थे भाजपा के, वो सभी नष्ट कर दिए गए हैं। दरअसल मैं बता दूं, एक दुखद खबर थी जिसमें 280 लोगों की मौत और 900 लोग से अधिक घायल थे। तो कहीं ना कहीं एक दुखद खबर को देखते हुए जितने भी भाजपा के कार्यक्रम थे सभी नष्ट कर दिए गए और आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी ये कार्यक्रम कब किए जाएंगे। कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने जो तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैं बता दूं, जब उड़ीसा का जो हादसा है वो एक बड़ा हादसा है। 2023 के लिए रेलवे का सबसे बड़ा हादसा निकल कर सामने आया है अभी तक का। मैं मनीष करेंगे। अमरोहा के सदर विधायक ने उड़ीसा में हुए हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा से सदर विधायक महबूब अली ने उड़ीसा में हुई ट्रेन हादसे को लेकर दुख व्यतीत किया है। उन्होंने सरकार से घायल और मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा जनपद की अमरोहा सदर विधानसभा से लगातार 4 बार से विधायक व लोक लेखा समिति के चेयरमैन समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने बयान जारी किया है, जहां पर उन्होंने उड़ीसा में हुए हादसे पर दुख व्यतीत किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो भी इस हादसे में लोग घायल हुए हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सरकार मुआवजा दे। साथ ही सदर विधायक ने बयान देते हुए कहा कि जो भी यह हादसा हुआ है भारत के इतिहास में पहला सबसे बड़ा रेल हादसा है, जहाँ पर इतने लोगों की एक साथ मौत हुई है, जिसके चलते वहाँ पर भारी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। जिसको लेकर उन्होंने सरकार से यह मांग की है, पूरी समाजवादी पार्टी की ओर से मांग की है कि जो भी लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो लोग इसमें घायल हुए हैं, उन सब के परिवार वालों को सरकार मुआवजा दे ताकि उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिल सके। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत मिली है। इसके बावजूद बीमार पत्नी से नहीं मिल सके हैं सिसोदिया। इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कुछ घंटे की मोहलत दी थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी को देखने के लिए आज अपने घर पहुंचे थे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की मोहलत दी थी कोर्ट ने, लेकिन वो पत्नी से नहीं मिल पाए थे। उनकी पत्नी की खराब हालत के चलते ही उन्हें आज सुबह ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की पत्नी की हालत बेहद नाजुक है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी थी, लेकिन यह मुलाकात हो नहीं पाई। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब बिगड़ने की वजह से उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल के नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इजाज़त दी थी और 10 से लेकर 5 बजे तक का समय दिया था कि वो अपनी पत्नी से मिल सकें, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से शराब घोटाले में पूछताछ चल रही है, तो उसके बाद भी वो लगातार हिरासत में हैं। उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें CBI केस में 30 मई
को बेल देने से इनकार कर दिया था। वहीं ईडी से वे इस मामले की जांच करा रही, लेकिन उनकी पत्नी की बिगड़ती हालत को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। उन्हें परिजनों के अलावा किसी से बातचीत की इजाज़त नहीं दी है और ना ही मीडिया से कोई बातचीत करने की, ना ही फ़ोन और इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मोहलत दी थी। तो मोहलत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया से साफ तौर पे कहा गया था ना तो इंटरनेट सेवाएं चला सकते, ना किसी से फ़ोन पे बात कर सकते, ना परिवार के लोगों से मिल सकते, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से ही मिल सकते। जिस तरीके से वो बीमार की हालत में है, तो उनकी तबीयत खराब होने के बाद आज कोर्ट ने जो है उन्हें मोहलत देने के बाद ही मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने के बाद भी जब भी नहीं मुलाकात हुई, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को शाम 5 बजे तक अपने ही घर पे रहना पड़ेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बरेली में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां ब्यूटी पार्लर संचालक के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। लगातार बता दें, बरेली से लगातार जिले से लव जिहाद के मामले जो आपको लगातार सामने आते हुए दिखेंगे। ये आपको बता दें, एक महिला है जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसको बताया, पीड़िता ने बताया है कि लगभग 5 साल से एक आरोपी है जिसने मतलब उसका संबंध था। वो बताया जा रहा है कि जो लड़का था वो मुस्लिम समुदाय का था और उसने हिंदू बनकर उससे शादी करी, पहले दोस्ती करी। बताया जा रहा, महिला ने जो बताया है अपने तरफ से बताया गया कि पहले उसने आके दोस्ती करी, वो लगातार वहाँ पे संपर्क बनाए रहता था उसके ब्यूटी पार्लर में। फिर दोस्ती जब प्यार में बदली, तो जब उसको पता चला, शादी हुई, तो उसको पता चला कि वो मुसलमान है, मुस्लिम है, इस्लामिक धर्म का है। तो उसके बाद में काफ़ी विवाद हुआ। उसने बताया, उसने अपनी पीड़िता ने बताया कि उसके बाद में उसके परिवार वाले उसे जबरन मुस्लिम बनाने के लिए उसको अत्याचार कर रहे थे, उसे प्रताड़ित कर रहे थे। जब वो नहीं कर रही थी तो उसको लगातार मारा गया। 2018 से बताया गया है कि लगातार 2018 से वो उनकी गिरफ्त में थी। और यहाँ भी बताया गया है कि काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने अपने ससुर पर भी आरोप लगाया है कि उसने भी कई बार बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। और वहीं आरोप जो लड़के को बताया, उन्होंने कहा था हिंदू बन के उन्होंने दोस्ती करी थी। फिर उसके बाद में उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम धर्म कबूल करो। जब उसने नहीं करा तो उसके बाद में काफ़ी उसे डांटा, मारा और उसके वीडियो भी बताए जाने की अश्लील वीडियो बनाने की धमकी दी थी। जिसके बाद में बताया 2018 से आज वो अभी कुछ दिनों पहले ही जब निकल के आई है, अभी 20 मई के करीब में जब वो निकल के आई है, तब उसने जाके बताया, पुलिस को सूचना दी और तहरीर दी कि उससे लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके बाद में पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस ने उसके खिलाफ जो लड़का है उसके खिलाफ सहित उसके परिवार वाले सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। आपको बता दें, लगातार मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो मुस्लिम लड़के अपना टीका लगा के और माथे पर टीका लगा के और कलावा बांध कर लगातार हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसा रहे हैं और उनके साथ में लव जिहाद का खेल कर रहे हैं। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी। मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश आर्या। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने गोविंद सिंह को लेकर ये कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया गया है। तो वहीं इस बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के पास ना ही कोई अनुभव है और ना ही उनका राजनीति का कोई तजुर्बा, जिस हिसाब से सज्जन सिंह बयान दे रहे हैं। और वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि जिस हिसाब से कमलनाथ की उम्र है, उनको भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनाया गया था। कैमरामैन नजर के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में बुकों की गुंडाई का मामला सामने आया है, जहां फ्री में आइसक्रीम ना मिलने को लेकर दुकानदार को दौड़ा कर मारा गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में एक मारपीट का ताज़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक दुकानदार को आइसक्रीम के पैसे मांगना इतना भारी पड़ गया कि उसके साथ दबंगों ने न मारपीट की बल्कि उसका पूरा सामान जो है दखल से उठाकर फेंक दिया और उसका लैपटॉप वगैरह सब तोड़ दिया गया। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेट बैंक कॉलोनी के बाहर का है, जहां पर कुछ दुकानदार सदियों से अपने धकेल लगाते हुए आ रहे हैं। वहीं पर तकरीबन 11 बजे मुस्लिम समाज से 10-12 लोग वहां पहुंचते हैं और आइसक्रीम की मांग करते हैं। जब दुकानदार उनसे आइसक्रीम के पैसे मांगता है तो पैसे देने के बजाय वह उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, उसका सारा सामान
तोड़ देते हैं और दुकानदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। घटना का वीडियो किसी ने बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कप्तान स्वयं मौके पर पहुंचे, क्योंकि ये मामला जो है दो समाज से था, एक हिंदू समाज और मुस्लिम समाज से, क्योंकि अलीगढ़ अति संवेदनशील क्षेत्रों में से आता है। इसके लिए पुलिस भी लगातार मामले को देख रही है। वहीं पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए एक तरफ दुकानदारों को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जो आरोपी थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली और उनकी तलाश की जा रही है। वहीं जो आरोपी थे घटना को अंजाम देने वाले, वो मौके से भाग तो गए, लेकिन उनकी जो स्कूटी और जो बाइक थी वो मौके पर पुलिस को मिल गई, जिससे पुलिस ने आरोपितों की भी पहचान कर ली है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं प्रदीप कुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं में एक लहूलुहान शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। लहूलुहान व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र के खटपुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का शव खून से लथपथ मिला तो वहां हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना जब किसी ने पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सबको कब्जे में लेकर शनाख्त में डट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस व्यक्ति का कत्ल किया है उन तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक वाहन ने एक मासूम को टक्कर मार दी। खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिले में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और आए दिन मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हो रही हैं। अब इसका कारण क्या है, वजह क्या है, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि आए दिन जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि रोड पर चलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन पे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय विभाग के लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के राजघाट के पास का है, जहां एक रोड पर चल रहे मासूम को अज्ञात 4 पहिया कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसको स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लगातार इस तरह मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और मार्ग दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं लोगों की जान जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते ऐसे सड़क हादसों पर कमी नहीं हो रही है और मार्ग दुर्घटनाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार रोड पर चलने के लिए जो नियम कानून कायदे हैं उनको लोगों के बीच में जाकर संबंधित विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और बच्चों को रोड के जो नियम होते हैं वो भी समझाए जाते हैं, लेकिन मार्ग दुर्घटनाओं और सड़क हादसों में इसका कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा और लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में हम फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।